क्लाउड हमारे सोसाइटी का फ्यूचर है। जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज और डिमांड बढ़ रहा है, वैसे ही जो है लोग क्लाउड का इस्तेमाल जो है ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये जो है क्लाउड का कोर्स आपके लिए लाया है। तो हम लोग जल्दी एजेंडा देखते हैं। तो इस वाले कोर्स में जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। सबसे पहले तो हम क्लाउड के फंडामेंटल सीखेंगे, जैसे क्लाउड है क्या और उसकी ज़रूरत क्या है। आगे बढ़ते हुए हम जो डिफरेंट क्लाउड मॉडल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि AWS एग्जैक्टली है क्या, उसका ओवरव्यू देखेंगे। फिर उसके हम कोर फंक्शनैलिटीज देखेंगे और उसके सर्टिफिकेशंस भी देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग सीखेंगे कि AWS को जो है हम कंप्लीटली फ्री कैसे सीख सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे मार्केट में आया और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के पहले मार्केट की सिचुएशन क्या थी। तो ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगी कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, और अगेन वो मार्केट में आई कैसे, उसकी ज़रूरत क्यों थी, क्या ज़रूरत थी कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने लगे। तो इस सिनारियो को समझने के लिए हमें ना 2005 के आसपास की सिचुएशन कंपेयर करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग 2005 में ही आई, बट उसके पहले भी उसके ट्रेसेस थे जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती थी। बट इस सिचुएशन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब क्लाउड कंप्यूटिंग उतना पॉपुलर नहीं था और बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। स्पेशली जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन होस्टिंग की बात होती है, वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी उस समय। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना हो या करना था उस दौरान, तो आप क्या करते थे। अगर आप एप्लीकेशन होस्टिंग या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उस समय सिचुएशन थोड़ी अलग थी। आई मीन उस समय इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, उस समय आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस उतने आसानी से नहीं मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे उस समय। एक्चुअली जो लोग बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते थे उनको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। मुझे इसका एग्जाम्पल देने दीजिए आप लोगों को। अब उस समय ऐसा होता था कि ये सर्वर्स जो हम लोग यूज़ करते थे या फिर जो मशीनें यूज़ होती है जिसके ऊपर आप आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन चलाते हो, इनको सर्वर्स कहते हैं हम लोग। तो इन सर्वर्स के ऊपर आप आपके एप्लीकेशंस होस्ट करते थे। अभी भी सर्वर्स पे ही करते हैं हम लोग, बट उस ज़माने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खरीदना पड़ता था। ऐसी कोई सर्विस नहीं थी कि जो आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने देती थी या उनके सर्वर्स यूज़ करने देती थी। उसका मतलब था कि आपको आपके सर्वर्स खुद खरीदने पड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। एक ये प्रॉब्लम थी कि उस जमाने में सर्वर्स या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये काफ़ी नई चीज़ें थी। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, अब मैं इंडिया से हूँ और सेशन हिंदी में हो रहा है तो आई एम श्योर बहुत से लोग इंडियंस ही होंगे जो सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तो आप लोग इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो तब स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग ये थोड़े नए टर्म्स थे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उतनी कॉमन नहीं थी और दुनिया भर में भी उतने IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब ये चीज़ें नई थी काफ़ी। तो उसकी वजह से क्या होता था, हार्डवेयर लिमिटेशंस थी और हम लोग ऐसे हार्डवेयर यूज़ करते थे जो साइज़ में भी काफ़ी बड़े थे और जो काफ़ी कॉस्टली भी थे। आपके लिए आपको इन हार्डवेयर के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। तो जैसे मैं बताया कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी थी उस ज़माने में या कोई बिजनेस, ऐसे एप्लीकेशन रिलेटेड बिजनेस शुरू करने थे, तो आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता था। और जैसे मैंने बताया कि ये काफ़ी नई चीज़ें थी, आपके पास बहुत से लोग भी नहीं होते थे जो इन चीज़ों को समझ सके और आपको वो मैन पावर या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके जो इन सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर पाते, राइट। तो अगर मिलते भी थे तो वो बहुत पैसे चार्ज करते थे। तो ये आपका एक सिनारियो था उस जमाने में जब आपको बिजनेस सेट करना था। मैं कुछ अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस अप्रोच में दिक्कतें क्या थी, चैलेंजेस क्या थे आप लोगों के लिए। अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो ये कुछ चैलेंजेस थी। अब इसको छोड़ के भी और चैलेंजेस थी, बट ये काफ़ी नोटेड या पॉइंटेड आउट चैलेंजेस थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। आप देखोगे कि उस समय पे ऐसा होता था कि आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि सर्वर्स सब कॉस्टली थे। ऐसा नहीं कि आप सर्वर्स कॉस्टली नहीं है, अभी भी है,
बट उस ज़माने में उससे भी ज़्यादा कॉस्टली थे वो। तो उसका मतलब ये था कि आपको उस ज़माने में बहुत पैसा देना पड़ता था इन सर्वर्स को खरीदने के लिए। अब दूसरी बात जो मैंने बताई, आपको लोग लगते थे जो ये सर्वर्स मेंटेन कर सके। तो इसका मतलब ये था कि एज अ ओनर आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों में उलझे रहते थे, पैसे इन्वेस्ट करना, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना। और इसमें और एक प्रॉब्लम ये था कि जिन लोगों के पास पैसा कम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इवन दो उनके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे, वो ये बिजनेस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पैसों की लिमिटेशन हो जाती थी। अब पैसा छोड़ के और क्या कंसर्न्स थे? स्केलेबिलिटी। जब आप एक सर्वर की बात करते हो, मतलब आप आपकी ट्रैफिक कहीं पे ड्राइव कर रहे हो, बराबर है, या फिर आप बहुत सा डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये डेटा जो है किस मात्रा में स्टोर हो रहा है, ये ट्रैफिक किस मात्रा में आ रही है, ये कांस्टेंट चीज़ नहीं होती। ये तब भी नहीं थी और ये अभी नहीं है। तो सिंस ये डेटा जो है, आपको हमेशा पता नहीं रहेगा कि आपको कितनी रिसोर्सेस लगेगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ज़्यादा रिसोर्स लग गई, कभी कम लग गई। बट सिंस आप ये रिसोर्सेस खरीदते थे, ये सारे सर्वर्स खरीदते थे, आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती थी कि मुझे इतने लोग चाहिए, इतनी रिसोर्सेस चाहिए, मुझे इतना हार्डवेयर चाहिए, इतनी कंप्यूटेशन चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए। तो ये कैसे होता था? अगेन आप लोगों को बुलाते थे, उनसे प्लानिंग करवाते थे, वो एक अजम्पशन करते थे और आपको एक एस्टिमेट देते थे। तो आप में भी 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जो कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके हिसाब से आप आपकी रिसोर्सेस खरीदते थे। तो इसका मतलब तो है कि आपका पैसा तो चला गया ऑलरेडी। अब अज्यूम कर लो कि आप उतनी ट्रैफिक या फिर उतना डेटा जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कंप्यूटेशन जो है वो वेस्ट जा रहा है। या फिर अज्यूम कर लो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सिंस मतलब आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है आपके पास, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी कि आपकी जो रिसोर्सेस है वो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपने प्लान करके ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस खरीद रखी है। दोनों ही सिचुएशन में ऐसा होता था कि या तो आपके पैसे वेस्ट होते थे या आपको स्केल अप करना पड़ता था। मतलब ये होता था कि आप एक पिकल या फिर एक बहुत ही स्लिपरी सिचुएशन में आ जाते थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होने की वजह से लोग फेस करते थे। ये छोड़ के और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। पैसा तो एक मैंने बता दिया, रिसोर्सेज बता दी, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन मैंने बता दिया, और लिमिटेशंस भी बहुत सी रहती थी, राइट। आप बहुत से एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं कर सकते थे, जो आपको मिलता था उसमें आपको काम चलाना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें थी। तो चलो देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस सिचुएशन में कैसे हेल्प किया, ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसने ये जो सर्वर एप्लीकेशन होस्टिंग और मैनेजमेंट की बात है, ये पूरी तरह बदल दी। अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करूंगा, बट मुझे एक जनरल आइडिया देने दीजिए आपको इसके बारे में। अब दुनिया में बहुत से पॉपुलर कंपनीज हैं जो बहुत सालों से डेटा संभाल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, ये पॉपुलर कंपनीज है और ये बहुत सालों से, बहुत डेकेड्स है ना, बहुत डेकेड्स से इस मार्केट में है। उसकी वजह से ये लोग ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और इनके पास उस ज़माने में भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एक्चुअली मतलब बहुत आगे था, बहुत एडवांस था। तो ये जो पॉपुलर कंपनीज है, मैंने कुछ गिने चुने नाम लिए, और भी थी कंपनीज। इन कंपनीज ने क्या सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं। अमेजॉन जैसे आप जानते हो कि उनका ई रिटेलिंग का बिजनेस था। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आप बात करो। सेम गूगल के बारे में भी, आई मीन डेटा की अगर बात करो तो गूगल से बड़ा कौन होगा, बराबर है। तो ये कंपनीज और ऐसी कुछ कंपनीज में एक्चुअली क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि वी हैव, हमारे पास ये रिसोर्सेस है, तो क्यों ना ये रिसोर्सेस हम लोगों को इस्तेमाल करने दें ताकि लोग अपने स्मॉल स्केल बिजनेसेस बढ़ा पाए। अब ये एक विन विन सिचुएशन थी उनके लिए भी, क्योंकि वो खुद को भी प्रमोट कर रहे थे और ये रिसोर्सेज दे के वो भी पैसे कमा रहे थे। कैसे, वो मैं बताऊंगा बाद में, बट उनका एम ये था कि ये रिसोर्सेज लोगों को भी अवेलेबल हो। तो सिंस इनके पास ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन्होंने अपनी सर्विसेज रेंट करना शुरू कर दी। अगर मैं अमेजॉन की बात करूं तो उन्होंने ये सब कुछ 2002 के आसपास शुरू किया, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में या डिटेल में चर्चा करेंगे। बट हाँ, कुछ 2002-2003 के आसपास उन्होंने शुरू किया है सब करना, और फिर एक एक करके वो लोग काफ़ी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बनाने लगे। इन शॉर्ट ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने कहा कि हम आपको स्टोरेज,
कंप्यूटेशन, डेटाबेस सर्विसेज, जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें हम आपको रेंट पे देंगे। हम इनको मैनेज भी करेंगे आपके लिए। आप इन सर्विसेज को यूज़ करो, अपने बिजनेसेस चलाओ, और हम रेंट पे दे रहे हो तो जिस ड्यूरेशन के लिए आप ये रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसके लिए हमें पैसे दे दो। तो थोड़े ही अमाउंट में पैसा देना, जो खरीद के आप इन्वेस्ट करोगे उतना नहीं, थोड़ा देना। तो अब इससे हुआ क्या, ये रिसोर्सेस रेंट पे मिलने लग गई तो लोगों को सस्ता हो गया, बराबर है। और कोई और आपके लिए मैनेज मॉनिटर कर रहा था, मतलब वो जो टेक्निकल हेल्प चाहिए थी आपको वो भी मिल रही थी। और आप क्या कर सकते थे, आप आपके बिजनेस पे फोकस कर सकते थे। तो ये फर्क था। अब अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये थोड़ा ना मुझे इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरह लगता है। आई मीन इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले जो बोर्ड्स होते हैं उनकी तरह। वो क्या करते हैं ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं आपके घर पे, आप बटन ऑन करते हो और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, बराबर है। आप टीवी चलाते हो, फैन चलाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो इसमें होता क्या है, आप जो कुछ भी रिसोर्सेस यूज़ करते हो आप मस्त यूज़ करते हो, और जब वो आपका महीना खत्म होता है, आपका बिल जब जनरेट होता है तो बोर्ड आपको बिल भेजता है और आप पे करते हो। आपको इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना पड़ती कि इलेक्ट्रिसिटी आज सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, कल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग इसका ध्यान रखते हैं, वो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, मॉनिटर करते हैं। कोई फेलियर हुआ तो उनको हैंडल करते हैं, बराबर है। और फिर कैलकुलेट भी करते हैं कि आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए, आप उसके लिए हमें इतना पैसा दे दो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी यही किया। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करो तो, है ना, उन्होंने आपको रिसोर्सेज दी, प्लेटफॉर्म दिया, कहा कि इसे इस्तेमाल करो, अपना एप्लीकेशन चलाओ, बिजनेस चलाओ। आपको जो जो मॉडिफिकेशन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ें आपको खुद से करनी है आप खुद से करो। जो जो रिसोर्सेस हम देंगे वो हम आपसे उसके ही हिसाब से पैसा लेंगे, और उतनी देर के लिए लेंगे जितनी देर के लिए आपने वो इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो थे वो ये सारी सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करने लगे। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि राइट साइड में लिखा है कि यू पे व्हाट यू यूज। इसे कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। मतलब अगर आप एक रिसोर्स 10 मिनट के लिए यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पे करोगे, और अगर आप उसको लेवल 1 पे यूज कर रहे हो तो लेवल 1 का ही पेमेंट करोगे। मतलब आप स्केल अप स्केल डाउन दोनों कर सकते हो। कोई इंस्टेंस आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, आप बड़ा इंस्टेंस ले लो। तो जब से आप बड़ा यूज करना शुरू करोगे आपको बड़े इंस्टेंस के पैसे लगेंगे। आपको नहीं वो ज्यादा हो रहा है, आप कम करना चाहते हो, आप नीचे आ जाओ, तो स्केल डाउन करोगे तो वापस छोटे इंस्टेंस का पैसा लेना शुरू करेंगे आपसे। तो इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली आपको कंप्यूटेशन, स्टोरेज, डेटाबेस, ये सारी सर्विसेज क्लाउड पे प्रोवाइड की जा रही है। मतलब एक ऐसे डेटा सेंटर पे प्रोवाइड की जा रही है जो कहीं दूर रखा गया है और आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम इसे और आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और जो पॉइंट्स मैंने बताए क्या वो सही में वो सारी चीज़ें करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की कुछ अर्ली 2000s की, उसके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग ने कैसे सोल्यूशन दिया। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और विषय देखते हैं और इस सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, है ना। तो मैंने आपको एक नटशेल में आइडिया दे दी उसकी कि बेसिकली आप ये सारी सर्विसेज रेंट कर रहे हो। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या एग्जैक्टली। तो अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूँ तो डेफिनेशन ये कहती है कि इट एनेबल्स ऑन डिमांड सर्विसेज। मतलब ये आपको कुछ ऐसी सर्विसेज देता है जैसे कि कंप्यूटेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, बहुत और सर्विसेज भी होती है जैसे कि मैनेजमेंट, मैसेजिंग, मशीन लर्निंग, बॉट बिल्डिंग, आईओटी और बहुत सी सर्विसेज है जिन्हें हम देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट एक नक्शल में या फिर एक छोटे से अगर छोटे तरीके से आपको एक आइडिया देनी है सिंपल तरीके से, तो मैं ये कहूँगा कि जो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, होस्ट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए जो सर्विसेज लगती है वो आपको ऑन डिमांड देते हैं। मतलब जो आप डिमांड करेंगे वो आपकी उस डिमांड के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑन डिमांड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आपकी डिमांड अभी इतनी है तो आपको इतनी सर्विस इस दौरान के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए दी जाएगी। और क्या होता है, एक सेकेंड लाइन अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो रिसोर्सेस है कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, है ना, एंड यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैनेज दीज रिसोर्सेस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद वो इस लाइन में नहीं आया है, वो है कि दीज कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब, एटलीस्ट इन द प्लेसेस जहाँ पे ये सर्विस है। मतलब
ये जो रिसोर्सेस है इनको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको इनको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर वहां पे वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू ये सारी रिसोर्सेस यूज कर सकते हो, और एक्चुअल में आप अपना बिजनेस उस पर चला सकते हो। अभी अगर आप सब लोग ये वीडियो तुरंत देख रहे हो, तो हम सब लोग अभी कोविड-19 के सिचुएशन में है, बराबर। मतलब अभी पिछले कुछ महीनों से हम लोग कोविड के साथ जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस के साथ जूझ रहे हैं। तो बहुत से लोग घर पे ठप है। इसका मतलब ये है कि आप सब लोग घर से काम कर रहे हो अभी, है ना। कुछ लोग होंगे जिन्हें बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता होगा, मैं आशा करता हूँ कि वो लोग सेफ है। बट जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स की अगर बात करोगे, तो सब लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। पर ये कैसे मुमकिन है? ये इंटरनेट की वजह से मुमकिन है, और कहीं पे ये डेटा जो है सारा किसी डेटा सेंटर पे या कहीं पे सर्वर पे पड़ा है, किसी ड्राइव में पड़ा है, बराबर है। और हम लोग इसको घर बैठे बैठे एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है गाइज। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो आप यूज कर सकते हो। अब आप कुछ टूल्स ऐसे यूज कर रहे हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी कंपनी पे कर रही है, इसलिए आपको ये थोड़ा ऑन डिमांड पेमेंट वाला सिस्टम नहीं समझ आ रहा होगा। बट डू नॉट वरी, आगे जाके मैं और रेलिवेंट एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। बट अगेन, अगर शॉर्ट में समझाना हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही है। ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आप जब फीचर्स के बारे में बात करते हो, ये कुछ फीचर्स है जो AWS आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से कुछ फीचर्स के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग इन फीचर्स को जल्दी से देखते हैं। अगर कुछ जरूरी फीचर्स हैं तो मैं उनको और थोड़ा विस्तार में या डिटेल में समझाऊंगा, चिंता ना करें। तो अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्केलेबिलिटी देते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स जो होती है वो स्केल होनी चाहिए, मतलब आपके जरूरत के हिसाब से वो बड़ी होनी चाहिए। स्केल क्या होता है? मेजरमेंट होता है, बराबर है। तो व्हेन यू से स्केल, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे स्केल में मेजरमेंट बढ़ती है, वैसे आप आपकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ाना, मतलब आना चाहिए। तो स्केल अप भी होता है, डाउन भी होता है, बराबर है। तो वैसे ही मतलब आप रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। एक उदाहरण आपको दूं तो, अगर आप एक कंप्यूट सर्विस के बारे में बात करें, तो ये आपको वर्चुअल मशीन्स लॉन्च करने देता है। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देता है जिसमें आप कुछ इंस्टेंसेस चला सकते हो या फिर कुछ एप्लीकेशंस चला सकते हो जो वर्चुअल होता है। तो ये वर्चुअल इंस्टेंस की जो ज़रूरत है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अज्यूम कर लीजिए आपका लैपटॉप ही ले लीजिए, आप कभी 4 GB रैम यूज़ करते हो, कभी 8 GB यूज़ करते हो, वैसे आपके लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है वैसे। तो अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करोगे, तो आपका जो डेटा सेंटर या फिर जो रिसोर्सेस आप यूज़ कर रहे हो वो स्केल अप या स्केल डाउन होना चाहिए। मतलब 4 GB 3 GB जितना आपको चाहिए, ये ऊपर नीचे आपको करते आना चाहिए थोड़ा आसानी से। अगर आप हार्डवेयर खरीदते हो तो उसमें ये मॉडिफिकेशंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट आप AWS ये प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहे हैं तो वो आपको इंस्टेंट स्केलेबिलिटी देता है, अप एंड डाउन बोथ डायरेक्शंस। तो स्केलेबिलिटी, हाँ, ये फीचर का वर्ड है। जब हम इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे आगे जाके, तो आप ये विषय को और समझ पाएंगे। पे एज यू गो मॉडल, ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत चर्चा कर चुका हूँ। थोड़ा और आपको आइडिया दे देता हूँ। कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको पर मिनट बेसिस पे चार्ज करते हैं, कुछ पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं, और कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि बेसिकली वो आपको पर सेकंड बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आप एक रिसोर्स को 1 मिनट के लिए यूज़ करोगे तो आपको उतनी देर के लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। ऊपर से इनके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, AWS हो गया, अज़ूर हो गया, GCP हो गया, ये जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास अपने कैलकुलेटर्स होते हैं जो आप यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पैसा लगेगा ये रिसोर्स अगर आप इतनी देर के लिए और इतनी कैपेसिटी में यूज़ करोगे तो वही ये पे एज यू गो मॉडल भी देता है आपको, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है इन जनरल। जैसे मैंने बताया कि AWS में 175 सर्विसेज है, अगर आप अज़ूर की बात करें तो 120 के ऊपर सर्विसेज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सारी फैसिलिटीज़ होगी जो आप यूज़ कर सकते हो। 120 सर्विसेज, 175 सर्विसेज डिस्कस करना भी मुश्किल होता है। बहुत से कंपनीज तो आधे सर्विसेज देखते भी नहीं है, उनको लगती है कुछ 10 सर्विसेज, वो लोग वो 10 सर्विसेज यूज़ करेंगे। तो इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास और इतने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसी की वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और बहुत से रूपों में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, और जैसे हम कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे आपको ये चीज़ और समझ आएगी और आपको बेटर समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सिक्योर और डिजास्टर रिकवरी कैसे प्रोवाइड करता है। अगर इस प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें, तो जब मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ
तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना आजकल शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल प्रोवाइड कर रहा है आपको। अब एक ज़माना ऐसा था कि लोग कहते थे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है। अब मैं समझ सकता हूँ 2010-2011 में कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा आउटेजेस हुए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सर्वर ब्रेकडाउन्स हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का डेटा का नुकसान हुआ है। बट उस बात को काफ़ी समय हो गया है अब, और अब क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बदल गई है, बहुत एडवांस्ड हो गई है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आपको सिक्योरिटी को लेके, और बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं कि ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो मतलब क्या करते हैं कि कुछ आपको कंट्रोल देते हैं कुछ सिक्योरिटी के बारे में, जो आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या क्या करना है उस सिक्योरिटी में, किस चीज़ों का आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कुछ चीज़ें वो खुद कंट्रोल करते हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सारा कंट्रोल तो आपने ले लिया, अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं इसको, तो ऐसे भी नहीं होता है। तो आपको कंट्रोल दिया जाता है और वो दोनों तरफ से मिलता है, मतलब अम, वो खुद भी संभालते हैं और आपको भी उतना ही इक्वल उसमें राइट दिया जाता है। डिजास्टर रिकवरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग जब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे AWS के, तब मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करूंगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आप मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात करूँ तो आपको नहीं समझ आएगा, बट अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो आप कहीं पे डेटा डालते हो तो आपको रिस्क रहता है कि वो डेटा लॉस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, या फिर कोई कैलामिटी आए तो वो डेटा खत्म ना हो जाए पूरी तरह, बराबर है, या फिर कुछ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, डिजास्टर रिकवरी की जाती है। मतलब अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आ भी जाए तो मेरे पास उस डेटा का बैकअप होना चाहिए। तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो आपको रेप्लिकेशन और डेटा बैकअप के भी बहुत से ऑप्शंस देते हैं। मॉडल्स कहते हो गाइस, तो क्लाउड सर्विस मॉडल्स बेसिकली आपको अगर मैं इसे समझाना होगा तो मैं ये उदाहरण देना चाहूँगा। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, बराबर है, या फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक पर्टिकुलर तरीके से करना चाहोगे, है ना। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, या फिर आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी है। तो ये दो अलग रिक्वायरमेंट्स है, बराबर है। तो आपका क्लाउड जो है आपको सर्विसेज जो है ना वो अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करता है। तो जिन तरीके से इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है उनको सर्विस मॉडल्स कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या ये सर्विस मॉडल और करता क्या है। तो गाइस अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में 3 मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स है, IaaS, PaaS, SaaS। अभी रिसेंटली बहुत सारे और सर्विस मॉडल्स आ रहे हैं, एज इन डेटाबेस एज अ सर्विस कहते हैं, स्टोरेज एज अ सर्विस कहते हैं, है ना। तो मतलब ऑप्शंस अनलिमिटेड हो रहे हैं आजकल। बट अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। तो चलिए इसको जरा और डिटेल में समझते हैं। अगर आप IaaS के बारे में अगर बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप दे दो, बाकी सारा जो है ना मतलब मैनेजमेंट हो गया या कुछ चीजें हो गई वो हम खुद करना चाहते हैं, स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो होता है। तो इसका अगर मुझे उदाहरण देना हो तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे अज्यूम कर लो आप कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। तो आप क्या कहते हो कि मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को कितना डेटा सेंटर चाहिए, मतलब कितना कंप्यूटेशन पावर चाहिए, उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलना चाहिए वो भी मैं ही बताऊंगा, है ना। उसके ऊपर कौन से एप्लीकेशंस चलेंगे वो भी मैं ही बताऊंगा, सारा डेटा भी मैं ही मैनेज करूंगा और एप्लीकेशन भी मैं ही चलाऊंगा, है ना। कैसे सिक्योरिटी होगी उसकी वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा, और कौन से नेटवर्क में वो चलेगा वो भी चीज़ें मैं ही डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से बनाना चाह रहे हो, मतलब जो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। तो आप क्या कहते हो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि आप मुझे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, मतलब आप मुझे कह दो कि ये सारी रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है, मतलब आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स के, नेटवर्किंग के या फिर कंप्यूटेशन के टेम्पलेट्स अवेलेबल है, आप खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लो और चलाओ उसको। तो ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब AWS में EC2 एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो आपको ऐसे वर्चुअल मशीन्स कॉन्फ़िगर करने देती है। अगेन जैसे मैं कब से कहता आ रहा हूँ, इसे हम और समझेंगे डिटेल में। गाइज ये लाइन में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आगे बहुत डिटेल में बातें करने वाला हूँ, तो तब मैं चाहता हूँ कि हम लोग तब इसे पूरी तरह समझें। अगर मैं अभी बात भी करूँ तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इन जनरल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की बात करते हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है सर्विस के फॉर्म में। तो ये क्लाउड सर्विस मॉडल आपको ये प्रोवाइड करता है।
इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप खुद करते हो। अब दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म। चलो आप कहते हो कि मुझे इन झंझट में नहीं पड़ना है, आप वो सिक्योरिटी जो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, कुछ चीज़ें आप संभाल लो, मुझे सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ पे या तो मैं अपनी एप्लीकेशन बना सकूँ या अपना डेटा डाल सकूँ, जो एप्लीकेशन में बना चुका हूँ वो एप्लीकेशन में डाल सकूँ, है ना। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कहते हो कि मुझे एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे दो आप, जो कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, पर उसमें मुझे ऑप्शंस दे दो, या तो मैं पाइथन चूज कर सकूँ, जावा चूज कर सकूँ, पीएचपी चूज कर सकूँ, उसको यूज करके एप्लीकेशन बना सकूँ, है ना। या फिर ऑलरेडी मेरे पास जो कोड पड़ा हुआ है, जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, उसको मैं इंपोर्ट करके मेरे प्लेटफॉर्म पे चला लूँ। तो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट जो है वो एक प्लेटफॉर्म का है ना। तो इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि आपका वेंडर जो है वो आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है रेंट पे, वो सर्विसेज यूज करने के लिए, बराबर है, आपका एप्लीकेशन चलाने के लिए। अब तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है ना, आप कहते हो कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे ये झंझट ही नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट मेरा सॉफ्टवेयर यूज करना है, बनाना भी नहीं है, मुझे यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप सॉफ्टवेयर पूरा रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो ना कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो भी आप संभालो, प्लेटफॉर्म भी आप बना के दो, और उसमें एप्लीकेशन भी आप डाल के दे दो, मुझे सिर्फ यूज करना है। मतलब मैं मेरे इंटरनेट पे जाऊंगा, लॉग इन करूंगा और वो पूरा सर्विस में उसे यूज करूंगा। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इस फॉर्म में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका बहुत ही आसान एग्जाम्पल होगा आपका जीमेल, राइट। मतलब जीमेल पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली लॉग इन करते हैं, किसी को मेल भेजते हैं, है ना। हम कभी सोचते हैं क्या कि ये डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे कॉन्फ़िगर हो रहा है, कौन से नेटवर्क में है, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। ये हमारा मेजर कंसर्न क्या है, लॉग इन करो और मेल भेज दो लोगों को। फेसबुक ले लो, दूसरा एग्जाम्पल है। क्या करते हो आप, जाते हो, आपका जो कुछ भी आपका स्टेटस है टाइप करते हो, इमेज है उसे डाल देते हो। सो बेसिकली ये एक वेब सॉफ्टवेयर है, एक वेब सर्विस है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो वेंडर्स है, क्लाउड वेंडर्स या फिर जो भी मार्केट में वेंडर्स है, वो आपको ये सर्विसेज जो है ना सॉफ्टवेयर के फॉर्म में दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर कंज्यूम कर रहे हो डायरेक्टली। तो ये वो सर्विस मॉडल्स है गाइस। और अब आई थिंक, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके हो कि जिस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसके हिसाब से आपका मतलब ये सर्विस मॉडल बनता है। तो सर्विस मॉडल और कुछ नहीं, जिस तरीके से क्लाउड आपको सर्विस देता है उसे हम कहते हैं सर्विस मॉडल्स। तो जैसे मैंने बताया कि और भी तरीके हैं, जैसे कि आपको ये डेटाबेस कॉन्फ़िगर करके दे रहा है जिसे आजकल लोग कहते हैं डेटाबेस एज अ सर्विस, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करके दे रहा है तो उसे कहते हैं स्टोरेज एज अ सर्विस। तो उसमें और न्यूक्लियरिटी आ रही है, या फिर इन चीज़ों को ना और छोटे छोटे संदर्भों में तोड़ रहे हैं और छोटे सर्विसेज के फॉर्म में आपको दे रहे हैं, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और जिनके कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो वो वही मीट करें। बट अगर आप क्लाउड सर्विस मॉडल्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड क्लाउड सर्विस मॉडल्स हैं जो पुराने मतलब काफ़ी पुराने समय से है, और अभी भी ये प्रिवेलेंट है मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, या नॉट सर्विस प्रोवाइडर्स, सॉरी, मेजर सर्विस मॉडल्स के नाम से ही जाने जाते हैं ये। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। इसे अगर आपको और समझना है तो मैं ये एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो मैंने बताया आपको, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि वर्चुअलाइजेशन, सर्वर जो हो गया, आपके स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग आप संभाल लो। जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, वो कहते हैं कि नॉट सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि आपका जो ये है बेसिकली नेटवर्किंग है, स्टोरेज है या फिर वर्चुअलाइजेशन है, वो चीज़ें एज अ वेंडर आप संभाल लो। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडलवेयर हो गया, जो एप्लीकेशन हो गया, जो डेटा हो गया, वो मैनेज करने दो। और कुछ हद तक आजकल ये भी होता है कि आप नेटवर्क्स भी संभाल पाते हो, जैसे कि कौन से सबनेट में डालना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज अ यूजर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, है ना। अब दूसरा क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप देख सकते हो कि वेंडर जो है आपका, वो रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी संभाल रहा है, आप सिर्फ एप्लीकेशंस और डेटा संभाल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आप कहते हो कि मुझे सिर्फ मेरा डेटा डालना है और चलाना है एप्लीकेशन को, तो वो हो गया आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और अब तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे आप सिर्फ डेटा मैनेज कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, एप्लीकेशंस तक की आपको कोई और बना के दे रहा है, मैनेज कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। इसके एग्जाम्पल्स में दे चुका हूं। अगर आप चाहते हो इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं तो गाइज एक पिज्जा वाला एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को मैं।
आई थिंक ये एग्जाम्पल आपने मार्केट में शायद देखा होगा कहीं पे। ग्रेट लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा सेशन था, एक बहुत ही एक्सपर्ट इंसान ने वो सेशन लिया था। उनके उस सेशन में मैंने ये चीज़ें देखी थी, या फिर ये एग्जाम्पल देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। देखिए गाइस, जब आप पिज़्ज़ा खाते हो या फिर कंज्यूम करने का सोचते हो तो आपके पास कुछ तरीके होते हैं ना, जैसे कि आप या तो पिज़्ज़ा होम डिलीवर करा लो, है ना। दूसरा होता है आप होटल में जाके खा लो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप घर पे बना लो, है ना। तो ये तीनों तरीके पिज़्ज़ा कंज्यूम करने के हैं, और बनाने के या फिर आपकी तरफ लाने के भी है। तो हम बात करते हैं पिज़्ज़ा बनाने की। अब इसमें आप क्या करोगे, आप खुद डव लेकर आओगे या फिर आप रेडी टू यूज डव यूज करोगे, बराबर है। उसके ऊपर आप टॉपिंग करोगे, स्टफिंग करोगे, फिर ओवन में डालोगे, उसे पकाओगे, आपकी कटलरी जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो इसे लेकर आओगे, आप उसे कंज्यूम करोगे, खाओगे, बराबर है। ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। यहाँ पे सारी चीजें आप खुद से कर रहे हो, है ना। कुछ ही चीजें जो आपको मिल रही, मे बी एक रेडीमेड डव है, सॉस या कुछ चीजें आप लेके आए हो, है ना। तो बाकी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये जो है ना, ये सिमिलर है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के हिसाब से, है ना। आप क्या कहते हो, बना बनाया पिज़्ज़ा मुझे लाके दे दो, है ना, या फिर रेडी टू यूज पिज़्ज़ा मेरे पास लाके दे दो, मैं खुद बना लूंगा, या फिर जो पिज़्ज़ा आपने दिया है, जो ऑर्डर करके मैं लेकर आया हो, मैं मेरे घर के यूटेंसिल्स में डाल के उसको मस्त खा लूंगा आराम से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे या तो आप रेडी टू यूज पिज़्ज़ा बना रहे हो, या फिर जो पिज़्ज़ा आपको लाके दिया गया है वो आप खुद के कुछ यूटेंसिल्स एंड ऑल यूज करके खा रहे हो। तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ से आपको ये पिज़्ज़ा मिल रहा है। तीसरा है आपका ये पैस वाला, जो है वो थोड़ा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, बट आई होप आपको आइडिया मिल गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें आप होटल में जाके पिज़्ज़ा खा रहे हो। व्हाट दिस मीन्स इज कि आप ना तो पिज़्ज़ा बना रहे हो, ना आप खुद की कटलरी या कुछ यूज कर रहे हो, लिटरली कोई आपको पिज़्ज़ा लाके सर्व कर रहा है, आपको सर्व करने का भी कुछ मतलब जरूरत नहीं है, आपके प्लेट में लाके देगा, सारे आपको चीजें भी मिलेगी, आप सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है। तो ये सर्विस मॉडल से गाइस, ये बहुत जरूरी है, मतलब आगे जाके बहुत सी ऐसी सर्विसेज रहेंगी जो आप इन नामों से हम लोग उसे बोलेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप तब रिलेट कर पाओगे इन सारी चीजों को। तो ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और विषयों के बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं।